हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, जो हम कर रहे हैं अपनी इन्वायरमेंट की जो घटना चक्र की बुक है, उसमें हम लोगों ने क्या किया था। लास्ट हमने किया जैव विविधता हॉटस्पॉट हम कर चुके हैं। हम जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारण कर चुके हैं। जो हम इस वीडियो में अब करेंगे वो है जैव विविधता का संरक्षण। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी घटना चक्र, जो कि 2022 के हमारे पास है। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, यानी कि जैव विविधता पार्ट 3 की बात करेंगे। और यहाँ पे जो ये बुक है वो बहुत ही पीसीएस के लिए, अगर हम बात करें पी के लिए, बहुत ही बेहतरीन बुक है। वनडे एग्ज़ाम के लिए भी आप इस बुक को बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका एसआई का एग्ज़ाम होता है उसके लिए बेहतरीन बुक है। और ये गाइस मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप चाहें तो अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो आप बिल्कुल मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमेशा की तरह पहले हम देखेंगे अपना जो सिलेबस है। तो गाइस यहाँ पे हम अभी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, यानी कि जैव विविधता। और उसके बाद के भी आप आगे के चैप्टर्स देख सकते हैं, हमें आगे क्या करना है। बहुत दिन बाद मैंने स्टार्ट करी है बुक। चलिए अब कंटिन्यू करते रहेंगे, हम लोग लगातार आती रहेंगी। चलिए हम लोग जो है पार्ट है हमारा जैव विविधता का संरक्षण से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा है जैव विविधता के संरक्षण। जैव विविधता हम लोग जानते ही हैं गाइस। जो पहली बार देख रहा है वीडियो तो वो पहले के वीडियोस देख ले, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ लिखा है कि जो जैव विविधता है उसके संरक्षण के लिए क्या है महत्वपूर्ण रणनीति, जो है रणनीति जैव मंडल रिजर्व है, राइट। क्या है? जैव मंडल बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, राइट। तो सॉरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो इसमें लिखा है जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या? प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक भूमि पर मुख्यतः, मतलब स्वस्थानीय, यानी कि इन सीटू जैव विविधता का संरक्षण। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई एक एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी जातियाँ रहती हैं, जो भी जीव जंतु रहते हैं, वो इनका ये पर्टिकुलर क्षेत्र है। तो ये इस पर्टिकुलर क्षेत्र से इनको कहीं और जाके उनको बचाने की ज़रूरत नहीं है। इसी क्षेत्र में आप क्या करिए, कुछ ऐसा करिए कि उनको आप संरक्षित रख पाएँ, ठीक है। तो वो उस सेम क्षेत्र पे है, अपनी ही जगह पे है, अपने ही स्थान पे है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ना, जो अपनी ही जगह पे है और वहीं पे हम उनके लिए कुछ ना कुछ, जातियों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो वो होता है आपका इन सीटू, ठीक है। इन सीटू में क्या है, देखिए उद्देश्य लिखा है प्राकृतिक अर्ध प्राकृतिक भूमि पर मुख्यतः स्वस्थानिक जैव विविधता का संरक्षण, यानी कि उनकी अपनी ज़मीन पर उनका संरक्षण करना, तो होता है इन सीटू, राइट। अब देखिए दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे। तो इसमें लिखा है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वस्थानीय यानी कि इन सीटू, और क्या होता है वह स्थान यानी कि एक्स सीटू तरीके अपनाए जाते हैं। एक्स सीटू में जैसे आप चिड़ियाघर देखते हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, चिड़िया को ले जाके एक अलग सी जगह पे पूरा आपने बनाया, या कुछ जानवरों को ले जाके यहाँ पे रख दिया, और यहाँ आप उसका संरक्षण करें, मतलब रहता वो यहाँ था लेकिन आपने उसे उठा के कहाँ करा, दूसरी जगह पे ला दिया, और वहाँ पे आप उसका संरक्षण करते हैं, तो वो होता है एक्स सीटू। उनकी अपनी प्लेस पे करते हैं तो इन सीटू, राइट। तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही आप देखिएगा, एक्स सीटू भी देखिएगा, इन सीटू और स्वस्थानीय वास्थानीय दोनों चीज़ें देखिएगा, कई बार यही लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, हिंदी के पेपर में भी। अब इसमें लिखा है जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, यानी कि नेशनल पार्क हो गया, और एक हो गया वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसमें क्या होता है, इन सीटू संरक्षण द्वारा आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। यानी कि आप देखते हैं ना, नेशनल पार्क्स होते हैं, आप उसमें जाते हैं, घूम के आ सकते हैं, या वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, ठीक है। ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें आप लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं, जानवरों को देख सकते हैं। ये होता है इन सीटू, नहीं सॉरी, मतलब यहाँ पे ये क्या है, इन सीटू संरक्षण होता है। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि आप ना इनके जो जानवर है ना यहाँ रहने वाले, ठीक है, तो इनको आप इन्हीं की प्लेस पे जाके देखते हैं, राइट। तो इसमें लिखा है जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास, देखिए यहाँ लिखा है उनके ही अपने मूल प्राकृतिक आवास में किया जाता है, तो इन सीटू संरक्षण कहलाता है। जबकि अगर आप कहीं दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो वो एक्स सीटू कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, जीन बैंक हो गया, उत्तक संवर्धन केंद्र हो गया, वानस्पतिक उद्यान, यानी कि ये होता है क्या बोलते हैं बोटैनिकल गार्डन हो गया, चिड़ियाघर हो गया, एक्वेरियम हो गया, यानी एक्वेरियम भी आप देख लीजिए, एक आप शीशे का वो होता है, उसमें आप मछलियों को ला के रख देते हैं, मतलब कहीं और से मछलियों को ला के रख देते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं इनके वाह्य स्थान, मतलब ये एक्स सीटू होते हैं, राइट। तो आई होप आप लोग को, देखो अभी तक में क्या इंपॉर्टेंट था, इन सीटू एक्स सीटू। दूसरी चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए, इन सीटू में क्या आता है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा नेशनल पार्क हो गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है। वो एक्स सीटू में हमने क्या देख लिया, जीन बैंक हो गया, उत्तक संवर्धन केंद्र हो गया, वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम, ये सब हो गया। तो आप अभी तक में दो चीज़ आई है, इन सीटू एक्स सीटू और उनके एग्जाम्पल्स।
चलिए अब आगे देख लेते हैं फिर हम लोग। यहाँ पे लिखा जैव विविधता संरक्षण है, वही दो बात इसने कही है, इन सीटू एक्स सीटू। ठीक है, तो अब इसमें इन सीटू में क्या लिखा है, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क। ठीक है, इसमें लिखा है जैसे इंस्टीट्यूट में उनकी अपनी जगह पे संरक्षण, यानी अगर कोई झील है तो झील, पवित्र झील और उपवन हो गए, ये अपने आप में, यहाँ से आप कोई भी चीज़ उठा के कहीं और नहीं ले जाएंगे। या जैव मंडल नीचे हो गया, फिर राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। ठीक है, तो ये इसमें लिखा है स्थलीय, तटीय, समुद्री। ठीक है, ये 3 टाइप के, मतलब सॉरी गलत, मुझसे गलती हो गई। यहाँ जो जीव मंडल नीचे होता है ना, वो 3 टाइप के इसमें का, स्थलीय भी हो सकता है, तटीय भी हो सकता है और समुद्री भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब XC2 में देखिए तो XC2 में हमने कहा ना कि वो जैसे लाइक वो होता है कि आप जानवरों को या जीव जंतुओं को उठा के दूसरी जगह ले जाएंगे और वहाँ पर उनका संरक्षण करेंगे। जैसे आपका हो गया प्राणी बगीचा हो गया, आपका वनस्पति बगीचा हो गया, फिर आपका वृक्ष उद्यान हो गया। ठीक है, ये अपनी जगह पे, अपने मूल स्थान पे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जल तंत्र हो गया, यहाँ पे चिड़ियाघर हो गया। ठीक है, वहीं पे पवित्र पौधे और घरेलू बगीचे की बात कर लें हम, यहाँ बीज बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, निम्न तापीय संरक्षण। तो कैसे ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है ना, मतलब आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल पता होना चाहिए INC2 XC2 के। अब यहाँ पे लिखा है क्या है, XC2। देखिए यहाँ पे मैंने वही चीज़ कही ना कि आप स्वस्थानी बाह्यस्थानी की जगह ना INC2 XC2 भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इसी तरह से लिख देते हैं XC2। तो XC2 संरक्षण क्या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों और जानवरों की विलुप्त प्राय, मतलब जो विलुप्त हो रही है, होने की कगार पे, मतलब गायब हो गई हैं, खत्म होने की कगार पे, तो विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण उनके क्या प्राकृतिक आवास में से पृथक किया जाता है। मतलब जो उनका प्राकृतिक आवास है वहाँ से उठा के हम क्या करते हैं, पृथक कहीं और करते हैं, राइट। तो XC2 संरक्षण की 2 विधियाँ हैं। एक तो हो गई पहली विधि, मतलब जूलॉजिकल पार्कों में विलुप्त प्राय जातियों का पालन पोषण किया जाता है, जबकि दूसरी विधि में क्या किया जाता है, जीवित शुक्राणुओं, अंडे या भ्रूणों के नमूनों को क्या है अत्यंत कम तापमान पर क्या है द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित रखा जाता है। मतलब कहानी ये है कि एक तो हो गया, इसने कहा कि जो पहले में जूलॉजिकल पार्क बना दिए और उसमें जो विलुप्त प्राय, मतलब जो गायब होने वाले हैं या जो गायब हो चुके तो नहीं मिलेंगे, जो होने ही वाले हैं, कगार पे हैं गायब होने की, ख़त्म होने की, तो उनको यहाँ जूलॉजिकल पार्क में लिया जाता है और फिर उनकी देख रेख करी जाती है। उनको जैसे हम देख रहे हैं ना, वो क्या कहते हैं, अफ्रीका से हम वो लाए बाघ, ठीक है, तो हम यहाँ ला के उनका संरक्षण करेंगे, उनकी धीरे धीरे जनसंख्या को बढ़ाएंगे, उसी टाइप से कुछ होता है। अब इसी का एक तो ये वाली विधि होगी जूलॉजिकल पार्क में लिया है। दूसरा तो जैसे आप देखेंगे ना कि जो वो जीवित शुक्राणु हैं या फिर अंडे भ्रूण हैं, आप चाहते हो कि ये संरक्षित रहे, ठीक है, जैसे हम क्लोनिंग करते हैं तो उसमें भ्रूण है, हमने करा, फिर हम क्या करेंगे, उसी भ्रूण को बचा के रख लेंगे बाद के लिए, भविष्य में अगर करना हो तो। कैसे रखते हैं आप, कैसे करते हैं, अत्यंत बहुत ही कम टेम्परेचर पे रखते हैं, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में रख देते हैं, तो वो कई सालों तक वो ठीक ठाक रहता है। ठीक है, तो ये 2 तरीका है संरक्षित रखने के। ठीक है, वो भी XC2 में, जो अपनी स्थान से कहीं और ले जाके उसको संरक्षित रखा जाता है। अब इसमें लिखा है जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करने में निहित है। मतलब आपको क्या करना है, तो मनुष्य के पारंपरिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या है, ये रही, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना। अच्छा, एक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में मानव भी क्या है, मानव भी व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, मतलब इसमें कहा है कि भैया ये भी इसका ही पार्ट है, तो मानव भी जो है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में एक पार्ट है। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, चतुर्दिक पारिस्थितिक संवर्धन को प्रमुखता दी जाती है। ठीक है, अरे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के उद्देश्य की बात करें तो जैसे इसमें लिखा है पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, सूक्ष्म जीवों की विविधता, ठीक है, फिर है संपूर्णता को बनाए रखना। ठीक है, मतलब वही जैव विविधता को बनाए रखना। देन सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक तंत्र की दृष्टि से निर्वहन योग्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है, फिर है पारिस्थितिकी विज्ञान में शोध को प्रोत्साहन देना। मतलब वही हो गया कि आप जो परिस्थिति, मतलब ये है कि रिसर्च पे ध्यान दीजिए पारिस्थितिकी के लिए। ठीक है, और शिक्षा और जन जागरूकता प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, मतलब लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश करना। अब इसने कहा कि भारत सरकार की अगर बात करें तो उसने क्या किया, 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, और जिसमें से क्या है 12 को यूनेस्को में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के विश्व संचालन में सम्मिलित किया है। मतलब ये कि अगर इंडिया में हम बात करें तो हमारे पास 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यूनेस्को ने कितने को अपने में ऐड किया है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में, तो 12 को। ठीक है, मतलब 18 में से 12 को। अब यहाँ पे देखिए उन 12 के नाम भी यहाँ पे लिखे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको आप ना एक दो बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे आप साउथ में देखेंगे नीलगिरी केरल में, नंदा देवी आप देख लीजिए, ऊपर चले जाइए उत्तराखंड में, ठीक है, सुंदरवन देख लीजिए, मन्नार की खाड़ी है, नौकरेक पंचमढ़ी पे है, सिमलीपाल, अचानकमार, अमरकंटक,
ग्रेट निकोबार हो गया आपका, अगस्ता मलाई हो गया आपका, कंचनजंगा हो गया, पन्ना हो गया। ये सारे जो ना, ये 2-4 बार पढ़ेंगे वैसे याद हो जाएगा, नहीं तो एक आइडिया आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि कौन कौन से थे। अब इसने लिखा है 2018 में क्या होता है, यूनेस्को ने सिक्किम के जो कंचनजंगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को, और 2020 में क्या किया, पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को क्या किया, संरक्षित जैवमंडल के विश्व नेटवर्क में शामिल किया, मतलब 2 को 2018-2020 में जिसको किया ये आप देख लीजिए, ठीक है। 2018 में सिक्किम का कौन था, कंचनजंगा हो गया। 2020 में किसको किया है आपका, लाइक पन्ना को। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, राइट। तो उसके बाद है जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होता है, ठीक है। मतलब इसने कहा जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र किससे, आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होता है। इसमें क्या, जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें क्या है, संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। मतलब जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखना है तो इसमें उसके लिए संरक्षण प्रदान, मतलब उनको संरक्षण दिया जाता है। अब इसमें लिखा है भारतीय समुद्री विज्ञान संस्थान। तो भारतीय समुद्री विज्ञान संस्थान के अनुसार क्या है, भारत में प्रवाल भित्ति यानी मैंग्रोव वाला, तो नहीं सॉरी कोरल रीफ, कोरल ये जो आप देखते हैं प्रवाल होता है उससे रिलेटेड, तो प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र यानी कि कहाँ मिलेगा गाइस, ये एक जीव होते हैं, ठीक है। कोरल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इससे क्या है, पूरा का पूरा आइलैंड बन जाता है, मतलब इनका ये सबसे ज़्यादा अगर हम जैव विविधता की बात करें तो आपको यहाँ मिलेगी। तो इसने कहा प्रवाल भित्ति वाले जो 4 प्रमुख क्षेत्र कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलेगा समुद्र के किनारे, या समुद्र मतलब समुद्र में आपको ऐसा आइलैंड जैसा मिल जाएगा, या समुद्र के किनारे आपको तटों पे मिल जाएगा। तो जैसे आपका देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, आपका कच्छ की खाड़ी हो गया, ये आपका मन्नार की खाड़ी हो गया, लक्षद्वीप, ये 4 याद रखिएगा, ठीक है। देखिए मन्नार और कच्छ तो आपको एक साथ मिल जाएगा, अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप, ये दोनों आइलैंड है, ये आप जानते हैं, तो ये आसान है, 2 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। तो ये 4 जो क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र हैं। तो इसमें लगा प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में क्या है, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप में क्या है, फ्रिंजिंग प्रकार के प्रवाल भित्तियाँ, और क्या लक्षद्वीप में एटॉल प्रकार के जो है प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। तो एक्चुअल क्या है ना कि प्रवाल भित्ति भी बहुत टाइप की होती है, ठीक है। तो इसने कहा कि अगर हम लक्षद्वीप को छोड़ दें, बाकी 3 में कौन से टाइप की होती है, फ्रिंजिंग टाइप की प्रवाल भित्ति, और लक्षद्वीप की बात करें तो एटॉल प्रकार की टाइप की जो है प्रवाल भित्ति पाई जाती है। अब इसमें प्रवाल विरंजन क्या होता है, ठीक है। प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान या अम्लता में वृद्धि, मतलब अगर आपका जो समुद्र है उसका टेम्परेचर बढ़ा है, इनफैक्ट अब बढ़ी रहा है, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, उसकी वजह से समुद्र का क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। एक चीज़ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरा है अम्लता बढ़ी है, मतलब जो है समुद्र का पानी और एसिडिक हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रदूषण जा रहे हैं, ठीक। प्रदूषित जो भी तत्व है, पदार्थ है, वो जा रहे हैं, तो अम्लता भी बढ़ी। अब इसमें लिखा वैश्विक उष्णन, यानी कि ये वही है ग्लोबल वार्मिंग सहित क्या पर्यावरण दबाव के कारण क्या होता है प्रवाल विरंजन होता है। मतलब क्या होता है इसमें, जिसके सहजीवी शैवाल का क्या है मोचन, प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर हम जो है लाइक समुद्र का टेम्परेचर है ना, हमको चाहिए कि 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए अगर आपको प्रवाल वहाँ पे ठीक ठाक रहें, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये 25 डिग्री से कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। अब ये इनके लिए हो जाएगी प्रॉब्लम की बात। अब ये प्रॉब्लम की बात इनके लिए अगर हो जाएगी तो ये क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे मरने लगेंगे। तो मतलब गाइस ये हम कह रहे हैं कि प्रवाल भित्ति प्रवालों में क्या, अगर हम जैव विविधता की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जैव विविधता का ह्रास होगा, ठीक है, तो जो कि सही नहीं है, ठीक है। अब इसमें ध्यान है कि सुंदरवन मैंग्रोव वन क्षेत्र के लिए जाना जाता है। सुंदरवन कहाँ मिलेगा आपका, बांग्लादेश, ये अपना वेस्ट बंगाल बांग्लादेश वाली साइड पे मिलेगा सुंदरवन। तो ये भी अच्छा खासा यहाँ पे मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे भी, यहाँ की भी अगर हम जैव विविधता की बात करें तो क्या है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण नीति है, जो जैवमंडल रिजर्व हो गए, आपकी वानस्पतिक उद्यान हो गई, आपका राष्ट्रीय जंगली जंतु अभ्यारण्य, कौन सी महत्वपूर्ण रणनीति है, ठीक है। तो गाइस हमने कौन से पढ़े थे, जैवमंडल रिजर्व, राइट। तो गाइस इसमें देखिए कुछ भी नया नहीं है, एक चीज़ इसे आप खुद से पढ़ लीजिए। हम लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना कंप्लीट करते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, अभी हम सब पढ़ के आए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है, चलिए मैं पढ़ ही लेती हूँ एक बार, नहीं तो आप लोग कहेंगे। तो इसमें जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति क्या है, जैव मंडल रिजर्व है, ठीक है। तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक अर्ध प्राकृतिक भूमि पर इन सीटू जैव विविधता का संरक्षण करना, और जैव विविधता संरक्षण के लिए इन सीटू और जो एक्स सीटू है, ये तकनीकें अपनाई जाती है। तो ये बिल्कुल हो गया सेम, आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वानस्पतिक संरक्षण के लिए जो है आपका इन सीटू पद्धति नहीं है, मतलब इसने कहा इन सीटू कौन सा नहीं है। जैसे हमने कहा इन सीटू यानी उनके अपने मूल स्थान पर रखना, ठीक है, उनको अपने मूल स्थान पर रखना, ठीक है, उनको अपने मूल स्थान पर रखना। तो गैस ये अब वानस्पतिक उद्यान यानी कि अगर हम बॉटेनिकल गार्डन की बात करें तो गैस ये आपका एक्स सीटू विधि है, राइट। तो ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं, इसे आप पढ़ लीजिएगा, सेम है, वही क्वेश्चन में जो लिखा है वही लिखा है। राष्ट्रीय उद्यान में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, ठीक है, तो इसमें लिखा है इन सीटू संरक्षण द्वारा, बिल्कुल सही बात है। तो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में इन सीटू कंजर्वेशन द्वारा आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उसके अपने मूल प्राकृतिक आवास में किया जाता है तो इन सीटू संरक्षण कहते हैं इसे। जबकि उन्हें कहीं दूसरी जगह पे अगर करा जाता है उनका संरक्षण तो वो होता है एक्स सीटू संरक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा सेम, मुझे नहीं पढ़ना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानीय यानी कि इन सीटू संरक्षण रणनीति नहीं है, ये बताया। तो इसने कहा ये तो है इन सीटू है, जयमंडल आगार भी इन सीटू। देखिए फिर वही वाली बात है, बॉटेनिकल गार्डन नहीं है, ठीक है, और ये हो गया सेम, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए यहाँ पे एक और चीज़, एक्स सीटू में क्या क्या हमने पढ़ा था, जीन बैंक, उत्तक संवर्धन केंद्र हो गया, उसके बाद वनस्पतिक उद्यान हो गया, चिड़ियाघर हो गया, एक्वेरियम हो गया, ये तो हम पढ़ चुके हैं, सेम है। निम्नलिखित में से जो है क्रायो बैंक हो गया एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यता प्रयोग करता है, मतलब हमने कहा ना वो वाला वो वाली है। क्रायो बैंक का मतलब हो गया कि अपने जीन या क्या बोलते हैं भ्रूण, इन सबको आपको बहुत टाइम तक के लिए ना बचा के रखना है, तो आप क्या करेंगे कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे, मतलब निम्न बहुत ही कम टेम्परेचर पे, मतलब माइनस में टेम्परेचर पे आप क्या है लिक्विड नाइट्रोजन के संग रखते हैं, ठीक है। तो किसके संग रखते हैं हम, लिक्विड नाइट्रोजन के साथ रखते हैं। देखिए एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों को, जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके क्या प्राकृतिक आवास से अलग किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या होता है कि जीव शुक्राणुओं, अंडों, भ्रूण, इनके नमूनों को क्या अत्यंत कम टेम्परेचर पर क्या द्रवित नाइट्रोजन के साथ संरक्षित किया जाता है। तो गाइस ये भी कहानी है बिल्कुल सेम, तो आपको इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे आप सेम लिख दीजिएगा इस पैराग्राफ पे, ठीक है। अब इसमें लिखा है जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के पारंपरिक जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है। तो भैया किस एक की स्थापना, तो हमने वही जीव मंडल रिजर्व कह सकते हैं या नीचे कह सकते हैं। तो इसमें लिखा है जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के पारंपरिक जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करने में निहित है। एक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में मानव भी जो है व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। तो यहाँ पे भी लिख दीजिएगा सेम, मुझे इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ना है, व्याख्या नहीं पढ़नी है। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र बताओ, तो यहाँ लिखा आनुवंशिक जो ये है जीवमंडल आरक्षण परिरक्षण केंद्र जो है आनुवंशिक विभिन्नता के यहाँ से, मतलब जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए इन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये हो गई बात हमारी, सेम लिख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक होता है। देखिए हमने कहा था कि अगर समुद्र का टेम्परेचर बढ़ जाए तो, अम्लता बढ़ जाए तो, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी एक अच्छा खासा कारण है, प्रदूषण भी एक अच्छा खासा कारण है। तो इसमें कहा कि सबसे अधिक प्रभावकारी कारण बताइए। तो इसमें देखिए लिखा है समुद्री जल में क्या तापमान में वृद्धि, वही वाली बात होगी, कुछ नया नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है प्रवाल विरंजन में टेम्परेचर हो गया, अम्लता हो गया, वैश्विक ऊष्मन हो गया, पर्यावरण दबाव के कारण, ठीक है। इसमें क्या होता है सहजीवी शैवाल का मोचन होता है, यहाँ प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होती हैं। इसमें लिखा है प्रवाल विरंजन से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक प्रवाल विरंजन का, तो यहाँ पे वैश्विक ऊष्मन यानी कि गाइस ग्लोबल वार्मिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियाँ हैं, कहाँ कहाँ आपको प्रवाल भित्तियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। कोरल रीफ बोलते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है। कहाँ मिलेगी, हमने कहा अंडमान निकोबार, हमने कहा कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन में गई प्रवाल भित्ति ना मिलके क्या मिलता है, मैंग्रोव, राइट। तो 1 2 3 और एक और जगह है वो है आपकी लक्षद्वीप, जो कि क्वेश्चन में नहीं लिखा था। तो देखिएगा यहाँ तक हो गया, ये भी सेम हो गया, हमने सब ये सब नोट्स में पढ़े, कुछ भी हमारे पास नया नहीं था, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, व्याख्या 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 आपको किसी की नहीं पढ़नी, ठीक है, क्योंकि व्याख्या पढ़ेंगे ना आप, वहाँ पर आप क्या करेंगे, मैं कहती हूँ इस पूरे चैप्टर की आपने व्याख्या मैंने 5 मिनट लगाए, तो आप अपने ये 5 मिनट बचाइए। चलिए नेक्स्ट है जैव विविधता के उपयोग की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैव विविधता, तो देखिए गाइस क्या होता है ना कि जैव विविधता की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है, मतलब कहाँ उपयोगी है। तो जैसे मृदा मिट्टी के निर्माण के लिए,
इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपको समझ में शायद ना आए, बाद में आ जाएगा, पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। दूसरा इसने कहा मृदा अपरदन, ये जो मिट्टी टूटती है, बह जाती है, अपने स्थान से कहीं और भग जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से मिट्टी कमी हो जाती है, पोषक तत्व भी चले जाते हैं ऊपर से, तो ये उसको रोकने का भी काम करती है। और जो अपशिष्ट है उसका पुनः चक्रण, इसमें भी जैव विविधता का उपयोग होता है। फिर सस्य परागण द्वारा क्या है, मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। ठीक है, तो मतलब जैव विविधता इतनी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो इसके और भी सारे उपयोग देखने हैं, तो ये देखिए, तो जैसे इसमें लिखा है जैव विविधता के उपयोग, राइट। अब इसने कहा लिखा है, इसने लिखा भोजन और उन्नत किस्म के स्रोत में जैव विविधता की ज़रूरत होती है। जैसे नई फसलें आपको मिलेंगी, जैव विविधता ज़्यादा होगी, आपको बहुत सारी फसलें मिलेंगी, उन्नत किस्म की फसलें मिलेंगी, एक चीज़। दूसरा इसने कहा दवाई औषधि के लिए, फिर वही वाली बात है, जैव विविधता ज़्यादा होगी, आपको अलग अलग टाइप की जड़ी बूटियाँ मिलेंगी, कुनैन मिलेगा, टेक्साल मिलेगा, बायोमेडिकल्स में आपको मिल जाएगी हेल्प, फिर इसमें मॉर्फिन। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राकृतिक संतुलन के लिए भी जैव विविधता बहुत ज़रूरी है। जैसे अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करता है, जल संरक्षण करता है, मृदा का निर्माण करता है, मृदा अपरदन को रोकथाम करता है, पोषण चक्रण होता है, यहाँ पे सस्य परागण होता है, फिर है जलवायु नियंत्रण, यानी कि वनों और सागरों द्वारा, इस तरह से। सांस्कृतिक लाभ भी है इसका, जैसे धार्मिक विश्वास है आपका, राष्ट्रीय गौरव है आपका। ठीक है, फिर सौंदर्य परक लाभ भी है, जैसे इसकी वजह से पर्यटन अच्छा खासा होता है, पालतू जानवर आपको, और क्या है साहित्य रचना, ये सारी साहित्य रचना तो ऐसे कह लीजिए कि आप जैसे बैठे हैं और ऐसे नेचर के साथ रह के आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये तो कुछ था ही नहीं गाइस, ख़त्म हो गए। तो चलिए, यहाँ पे लिखा है जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है। फिर अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और सस्य परागण, यानी कि सभी है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो गाइस इसका जो व्याख्या है इसमें भी वही चीज़ लिखी है, यहाँ लिख दीजिएगा सेम। लो भैया, चैप्टर ही ख़त्म हो गया। चलिए, अब हम बात करेंगे IUCN की। देखिए, IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्राकृतिक संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। मतलब ये 2 काम यहाँ पे लिखे हैं इसके। एक प्राकृतिक संरक्षण करता है, प्रकृति को बचाने का काम करता है, प्रकृति संरक्षण, राइट। दूसरा है प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब, तो इसका सतत प्रयोग करा जाए। मतलब भैया आपकी जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसको यूज़ करो, भविष्य के लिए बचाओ। मतलब लॉजिकल तरीके से आप इसका यूज़ करो, मतलब ये नहीं कि फालतू यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा ये सब नहीं होना, सतत तरीके से। ठीक है, तो ये देखने का काम कौन कर रहा है, IUCN कर रहा है। अच्छा, ये जो है संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, तो ये क्वेश्चन बनता है गाइस। ठीक है, क्या IUCN संयुक्त यूनाइटेड नेशन का अंग है? नहीं, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। तो ये है क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, ये क्या पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है इसको। ठीक है, तो प्रकृति प्राकृतिक संसाधन, IUCN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित क्या रेड डेटा बुक में विलुप्ति के कगार पर खड़े संकट ग्रस्त पौधे और जो पशु जातियाँ उसकी सूचियाँ जो है सम्मिलित की जाती है। ठीक है, तो आप क्या समझे कि IUCN के द्वारा क्या है, एक बुक बनाई गई है, रेड डेटा बुक। इसमें कौन है, जो विलुप्त प्राय आपके पौधे भी हो सकते हैं, आपके पशु हो सकते हैं, तो उनकी आपकी पूरी सूची आपको रेड डेटा बुक में मिल जाएगी, कौन है, कौन गायब हो गया। ठीक है, या कौन अब संकट की स्थिति में आने वाला है। अतः जो है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता रेड डेटा बुक में होती है। ठीक है, अब इसमें लिखा है प्रकृति संरक्षण हेतु जो है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से ना दिखाई दी गई। मतलब इसने कहा कि भैया आप विलुप्त आप किसको कहोगे, कि जो गायब हो गई है बिल्कुल, तो कहते हो कि भैया ये एक एरिया था, यहाँ पे ना सांप रहते थे। ठीक है, सांप, ठीक है, अब ये हमें ना पिछले 50 साल से दिखे ही नहीं है। अब अगर आपको 50 साल से नहीं दिखे ना अपनी एरिया में ये सांप, ठीक है, तो समझ लो ये विलुप्त हो गए। ठीक है, चलिए, अब इसने कहा कि लाभ बताओ IUCN के।
IUCN की जो सूची है उसके लाभ। तो IUCN सूची के लाभ देखिए, जैव विविधता के महत्व के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना। मतलब अगर आप सूची देखिए, अरे यार आप कहो यार ये तो था पहले, मैमथ थे अब नहीं है, ठीक है, ये आप कहेंगे डायनासोर्स थे अब नहीं, तो उसके बारे में ना आप ये बुक देख देख के क्या करेंगे ना, जागरूकता, मतलब कि यार होने चाहिए, क्या पता हमारी गलती हो इस वजह से गायब हो या जो भी बात, ठीक है। तो ये इसने कहा संकटापन्न प्रजातियों की पहचान करना, उनका अभिलेखन करना। मतलब ये है कि अब लगता है कि यार ये गायब होने वाले हैं। पहले एक चिड़िया होती थी, बहुत ज़्यादा दिखती थी, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल रही हूँ, ठीक है, अभी नहीं दिखती, ठीक है, दिखनी चाहिए थी, जो गायब होती जा रही हैं, शायद गायब हो रही हैं, ठीक है। गौरिया दिखती थी बहुत ज़्यादा एक टाइम पे, अब कभी कभी दिखती है। तो ये भी एक टेंशन की बात है। स्थानीय स्तर पर संरक्षण कार्यों का निर्देशन करना। फिर जैव विविधता ह्रास की जो है लिखित सूची का निर्माण करना, ठीक है। हर चीज़ पता चलती रहेगी इस बुक को देख देख के, फिर हम उसके लिए काम करेंगे। अब लिखा है कि 2012 में क्या IUCN द्वारा वर्ष 2012 की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डेटा सूची जो है जारी की गई, जिसमें भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 15 प्रजातियों को अति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया। मतलब 2012 में जो सूची है उसमें पता चला भारत की जो 15 पक्षियों की 15 प्रजातियों को इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब इस सूची में क्या है, सोन चिरैया हो गई, महान भारतीय सारंग हो गया, साइबेरियन सारस हो गया आपका, स्लेटी टिटहरी, तो ये क्या है, अति संकटग्रस्त श्रेणी में है। तो एक तो श्रेणी हो गई अति संकटग्रस्त श्रेणी में, आपने देख लिया कौन कौन से, ठीक है, ये 2-4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें लिखा है आपका कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में, ठीक है। फिर है एशियाई वन गधा संकट के नज़दीक श्रेणी में है, जबकि लाल पांडा की अगर बात करें तो संकटग्रस्त श्रेणी में है। तो ये इसने कहा कि ये जो श्रेणी है अति संकटग्रस्त, संकटग्रस्त श्रेणी, तो इसमें कौन कौन से क्या आते हैं। और इसमें लिखा है कावेरी नदी में जो है, कावेरी नदी कहाँ पे, साउथ में आप बहती है, ठीक है। तो कावेरी नदी में महाशीर मछली की 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक नीले मीन पंख वाली, इंपॉर्टेंट बात चल रही है गाइस, वैसे इस बुक में सब इंपॉर्टेंट, नीले मीन पंख वाली, ठीक है, कहाँ, महाशीर मछली की पत्री, नारंगी मीन पंख वाली, ठीक है, 2 टाइप की मछलियाँ हैं ये कावेरी नदी में। इसमें लिखा है मोर चाब चित्तीदार बिल्ली भारत के अधिकांश भागों में, श्रीलंका में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है, ठीक है। 2016 में क्या हुआ, IUCN की जो ये रेड डेटा बुक है उसमें शामिल हो गई है, ठीक है। चलिए, तो दूसरी ओर इरावती डॉल्फिन एक समुद्री डॉल्फिन है, बंगाल की खाड़ी और उसमें गिरने वाली जो नदियां हैं उसके मुहाने दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के समुद्री तटों पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, ठीक है। तो 2017 में इरावती डॉल्फिन को IUCN की संकटग्रस्त, मतलब जो रेड लिस्ट है उसके संकटग्रस्त श्रेणी में डाल दिया गया। तो गाइस इसमें बहुत सारे तो नहीं लिखे, जितने लिखे एटलीस्ट उतने आपको पता होने चाहिए। अब इसने कहा कि ये बहुत ही, अभी क्वेश्चन को देख के लग रहा है IAS का क्वेश्चन है, तो खतरनाक, IAS 2015 का। देखिए लिखा है प्रकृति संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा IUCN तथा वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, यानी कि साइट, यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। फोना फ्लोरा मतलब फूलों वाला, फोना फ्लोरा, ठीक है। तो सॉरी, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, ठीक है। फोना एंड फ्लोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो गाइस ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ सा हो गया ना, क्योंकि IAS का क्वेश्चन। इसमें लिखा IUCN, अब ये गाइस ये तो बिल्कुल नई बात हो गई, व्याख्या देखते हैं सीधा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है, और ये क्या संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, ये क्या है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का जो है दर्जा इसको मिला हुआ है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं इसमें क्या है। IUCN क्या है आपका, यूनाइटेड नेशन का अंग है, गलत, पहली चीज़ गलत। साइट सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है, तो पहला तो गलत ही है। फिर IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है, ठीक है। अब इसमें लिखा है जो साइट है, तो दूसरा तो सही है। अभी जो साइट है उन राज्यों पर वैध रूप से अबाधकार है जो इनमें शामिल हुए, लेकिन ये कन्वेंशन जो है राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता।
तो गैस कहानी तो ये भी सही है, कहानी ये भी सही है। अभी देखिए हम लोगों ने पढ़ा नहीं, इसके बारे में ना हम आगे पढ़ लेंगे, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। इस क्वेश्चन को अभी यहीं पे स्किप करिए, रोक दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको हम आगे देख लेंगे क्योंकि साइटोइड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो गैस ये हो गई इसकी बात, मतलब इसमें दूसरा और तीसरा सही था। अब लिखा प्राकृतिक संसाधन जो IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक में निम्नलिखित सूची सम्मिलित की जाती है, ठीक है। जैव विविधता के प्रकार यानी हॉटस्पॉट में विद्यमान स्थानीय पौधे और पशु जातियों की, ठीक है। तो हॉटस्पॉट वाली बात नहीं है, संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूची है, बिल्कुल सही है। फिर है विभिन्न देशों में प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों, नहीं सॉरी, अब गैस इसमें स्थल भी नहीं है, ठीक है। तो स्थलों की सूची तो नहीं है ये, ठीक है। तो सेकंड सही है, बाकी सब गलत है। तो इसमें ये है आपका एकदम से सेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट में संबंधित संगठन है, देखिए IUCN है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो IUCN के द्वारा किया जाता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसमें लिखा है रेड डेटा बुक यानी कि का प्रकाशन IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1964 याद रखिएगा में की गई थी, जिसके तहत उन प्रजातियों को रखा जाता है जो विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें ये जो विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त होने का खतरा है, किस श्रेणी में आ रही है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है तो रेड डेटा बुक में होती है। नेक्स्ट इसमें लिखा रेड डेटा बुक का संबंध है किससे है, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतु। रेड डेटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं तो लुप्त प्राय प्रजातियों के। फिर इसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है। संकटापन्न मतलब कौन सा समूह, देखिए महान भारतीय सारंग आता है, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और क्या है एशियाई वन्य गधा, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, अभी हमने सब पढ़ा था। तो 2012 की अगर बात करें तो ये जो रेड डेटा सूची है इसमें जो है भारत की पक्षियों की 15 प्रजातियां ऐड हुई 2012 में, ठीक है। और सोच रही है महान भारतीय सारंग की अगर बात करें या साइबेरियन सारस की बात करें, स्लेटी टिटहरी की बात करें तो ये भी किसमें संकटग्रस्त श्रेणी में है। कसूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में है, एशियाई वन्य गधा संकट के नज़दीक, लाल पांडा संकटग्रस्त श्रेणी, इन सब में शामिल है। कुछ भी नया नहीं था, अभी हम पढ़ के आए थे, सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न, तो ये है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। अब लिखा है किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है कब, अगर वो अपने ही स्थान पर पिछले 50 साल से दिखाई ना दे रही हो तो, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल है सेम, कुछ नया नहीं है। आगे बढ़ो। तो इसमें लिखा है, यहाँ पर लिखा है वन्य प्राणी प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ लिखा है इरावदी डॉल्फिन, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा कहाँ पाए जाते हैं, तो हमें क्या बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत। तो हाँ, तो इसने कहा कि कौन सा युग में सही है बता। तो गाइस जो इरावदी डॉल्फिन है वो चंबल नहीं, कावेरी नदी हमने पढ़ा था। फिर इसमें नील मीन पक्ष वाली जो महाशिरा है, ठीक है। तो सॉरी इरावदी, तो गाइस इरावदी डॉल्फिन हम कावेरी नदी में नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका बे ऑफ बंगाल या उसमें गिरने वाली जो नदी है उसके मुहाने पे, ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी। ओके, तो ये वाला तो गलत हो ही गया, ठीक है। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, और लो आंसर हमें मिल गया, ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो आंसर है 1 और 3, ये रहा। नील मीन पक्ष वाली मछली कावेरी नदी में पाई जाती है। आपकी मोरचाप या चित्तीदार, ये आपका पूर्वी घाट बिल्ली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहानी लिखी है। इसमें लिखा कावेरी नदी में जो है आपका महाशीर मछली की 2 प्रजातियां हैं, एक नीले मीन पंख वाली और एक है नारंगी मीन पंख वाली मछली, ठीक है। अब है मोर चाप चित्तीदार बिल्ली की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है, भारत के अधिकांश भाग श्रीलंका में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। 2016 में जो है ये हमारी जो रेड सूची है उसमें ये शामिल हो गई, ठीक है। दूसरी ओर अगर हम बात करें इरावदी डॉल्फिन, तो ये क्या है, एक समुद्री डॉल्फिन है, बंगाल की खाड़ी, उसमें गिरने वाली जो नदियाँ उसके मुहाने, तथा जो है आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समुद्री तट पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो गाइस यहाँ लिखा है कि 2017 से इरावदी डॉल्फिन जो है IUCN रेड जो लिस्ट है उसमें संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ ओके। तो गाइस अभी फ़िलहाल जो है ना मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी अब उसमें हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जैव विविधता संकटापन्न
जातियों के बारे में। तो इसमें बहुत सारी जातियाँ हमें मिल जाएंगी, कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो क्योंकि अभी वीर सिंह जग गए हैं तो गाइस मुझे यहाँ पे जो है वीडियो को एंड करना पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।